हेलो दोस्तों कल हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि इतिहास का सामान्य विभाजन कितने रूपों में किया गया है और उसके बाद जो प्रमुख अन्य जानकारियां थी कि पुरातत्वविद किन्हें कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, ये सब तमाम चीज़ें हमने देखी थी। और कल हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये महत्वपूर्ण संवत रूपांतरण विक्रम संवत से एडी में जाना या ईस्वी सन तक जाना या फिर शक संवत से ईस्वी सन तक जाना या फिर विक्रम संवत से शक संवत जाना, ठीक है, और शक संवत से गुप्त संवत जाना, ये हम लोगों ने देखा था। इसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण संवतों पे बात करेंगे जो कि परीक्षा में बहुतायत पूछे जाते हैं और निश्चित तौर पर इसमें कुछ नए टॉपिक मिलेंगे या नए पॉइंट मिलेंगे आपको, तो आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कली संवत की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कली संवत की। कली संवत की जो शुरुआत मानी जाती है और कली संवत का उल्लेख आर्यभट्ट भी करते हैं, तो ये जो शुरुआत मानी जाती है वह 3101 से लेकर 3102 ईसा पूर्व के आसपास इसकी शुरुआत मानी जाती है। अगर इसके अवधि की बात करें, घटनाक्रम के हिसाब से इसकी अवधि की बात करें, तो भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु और राजा परीक्षित के जन्म के समय से कली संवत की शुरुआत इतिहास में मानी जाती है। इसका जो उल्लेख है, सबसे पहला उल्लेख ये रवि कीर्ति द्वारा रचित एहोल अभिलेख में किया गया है। एहोल अभिलेख किससे संबंधित है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस शासक से संबंधित है। और रवि कीर्ति द्वारा रचित एहोल अभिलेख में इसका उल्लेख किया गया है और इस कली संवत का उल्लेख कौन करते हैं, आर्यभट्ट भी करते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण संवत है सप्तर्षि संवत या लौकिक संवत। सप्तर्षि संवत या लौकिक संवत 3076 बीसी इसकी शुरुआत मानी जाती है। इस समय से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अगर हम कली संवत के हिसाब से बात करें तो कली संवत के प्रारंभ होने के 25 वर्ष बाद से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक, इसका उल्लेख अलबरूनी करते हैं। अलबरूनी कल हम लोगों ने देखा था कि ये एक मुस्लिम लेखक हैं अलबरूनी, तो इस सप्तर्षि या लौकिक संवत का उल्लेख अलबरूनी करते हैं और अलबरूनी कहते हैं कि जो सप्तर्षि या लौकिक संवत है यह 11वीं सदी के आसपास भी यह कश्मीर घाटी में या कश्मीर के क्षेत्र में यह संवत प्रचलित थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला है जैन संवत, जैन संवत या वीर निर्वाण संवत। इस हिसाब से इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है और यह प्रश्न पूछा भी गया है। इसे ध्यान दीजिएगा कि यह प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है, अगर हम बात करें श्वेतांबरों के अनुसार 527 ईसा पूर्व ये माना जाता है। ठीक है, और हमें यह ध्यान देना है कि यह भगवान महावीर की मृत्यु को संदर्भित करता है। ठीक, और इसका प्रयोग जो है कि सामान्य तौर पर जैन सभाओं में किया जाता था। सामान्य तौर पर जो जैन सभाएं होती थी उनमें इसका प्रयोग किया जाता था, वीर निर्वाण संवत या जैन संवत का। ठीक, अगर हम बुद्ध संवत की बात करें, भगवान बुद्ध के नाम पे है, अगर हम बुद्ध संवत की बात करें तो थेरवादी बुद्ध की मृत्यु, ठीक है, भगवान बुद्ध की मृत्यु के समय से बुद्ध संवत की शुरुआत होती है। बात करेंगे अब हम अगला मौर्य संवत है। तो मौर्य संवत का उल्लेख कहाँ मिलता है, यह महत्वपूर्ण है। तो मौर्य संवत का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। गुम्फा जो है, आपको कई बार यह प्रश्न आपके मन में आता है होगा कि ये गुम्फा क्यों है। तो ये गुम्फा जो है यह पाली भाषा का शब्द है, यह पाली भाषा का शब्द है और इसका शब्द जो हम लोग हिंदी में गुफा बोलते हैं, पाली भाषा में गुफा को गुम्फा बोला जाता है। ठीक है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है और हमें यह ध्यान रखना है कि इसी हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहली बार भारतवर्ष शब्द का भी उल्लेख मिलता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा कृत संवत, मालव संवत या विक्रम संवत। सबसे इसमें 3 नाम इसके इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसे पहले कृत संवत के नाम से जाना जाता था, फिर मालव संवत के नाम से जाना गया, फिर इसे विक्रम संवत के नाम से जाना गया। 57 बीसी में, 57 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हुई। किसने किया, तो उज्जैन के गर्दभिल्ल शासक,
उज्जैन के गर्दभिल्ल शासक विक्रमादित्य जी ने अपने शक विजय की उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत करी। हमें यह ध्यान देना है कि हम सामान्य तौर पर विक्रमादित्य तो पढ़ लेते हैं, लेकिन विक्रमादित्य कहाँ के शासक थे? तो उज्जैन के शासक थे। और किस वंश के शासक थे? तो गर्दभिल्ल वंश के शासक थे। किस वंश के? गर्दभिल्ल वंश के शासक थे। ठीक, अगर हम इस कृत संवत, मालव संवत या विक्रम संवत की बात करें तो इसका प्रथम जो उल्लेख मिलता है ओखा मंडल। ओखा मंडल कहाँ है? ओखा मंडल गुजरात में पड़ता है। ओखा मंडल के शासक जयदेव के शिलालेख में इसका सबसे पहली बार उल्लेख मिलता है। किससे मिलता है? ओखा मंडल के शासक जयदेव के शिलालेख में इसका पहली बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए। और हमें यह ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछे कृत संवत तब भी आप इसी को टिक करेंगे, अगर आपसे पूछे मालव संवत तब भी आप उसी को टिक करेंगे, और अगर आपसे पूछे विक्रम संवत, ये तीनों नाम एक ही जो है संवत के हैं। ध्यान रखना है हमें, इनकी शुरुआत एक ही, मतलब अलग अलग समय में अलग अलग नामों से इनको संबोधित किया गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला है शक संवत। अगला है शक संवत और इसकी शुरुआत मानी जाती है 78 एडी से। 78 एडी। ध्यान रखना है विक्रम संवत 57 बीसी में है, विक्रम संवत 57 बीसी में है, जबकि शक संवत 78 एडी में इसकी शुरुआत होती है। जो महान शासक, एक महान कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा जब उसका राज्यारोहण किया गया तो उसके उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत करी जाती है। और इसे ध्यान रखना है कि इसी शक संवत को दक्षिण के क्षेत्र में शालिवाहन शकाद कहते हैं। क्या कहते हैं? शालिवाहन शकाद संवत कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है जो कि महत्वपूर्ण है, यही शक संवत हमारा क्या है? राष्ट्रीय संवत है। क्या है? जैसे कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, हमारा राष्ट्रीय फल है, हमारा राष्ट्रीय पेय है, उसी तरीके से जो शक संवत है यह हमारा क्या है? राष्ट्रीय संवत है। ध्यान रखना है कि इसे कब जो है स्वीकार किया गया संघ द्वारा, भारत संघ द्वारा राष्ट्रीय संवत के रूप में, तो 22 मार्च 1957। कब किया गया? 22 मार्च 1957 को किया गया। 22 मार्च 1957 को इसे शक संवत को भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में अंगीकृत किया गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे देखें तो अगला है वल्लभी संवत। कौन सा संवत? वल्लभी संवत। यह मालवा के क्षेत्र में प्रचलित था। ठीक, और ध्यान रखना है कि यह 319 एडी में जो शुरुआत हुआ था गुप्त संवत के, उसी संवत के समान है। ठीक, समझ में आ रहा है? तो वल्लभी संवत कुछ और नहीं है बल्कि यह गुप्त संवत ही है जो कि मालवा के क्षेत्र में प्रचलित था और वहां पे इसको वल्लभी संवत का नाम दिया गया। इसकी भी शुरुआत 319 एडी में ही हुई थी। इसकी भी शुरुआत 319 एडी में हुई थी। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना है, थोड़ा ये एक हिस्टोरियन है आरसी मजूमदार, उनके अनुसार अगर हम लोग बात करें तो जो गुप्त संवत की शुरुआत होती है वह 320 एडी से होती है। ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी आप लोग पुस्तकों में देखते होंगे तो आपको 319, 320 एडी ये दोनों मिलता होगा। ठीक है, डैश देके ऐसे मिलता होगा। तो अगर ऐसा आए परीक्षा में तो ये भी सही है। अगर 319 एडी आ रहा है, 319 एडी आ रहा है, 320 एडी नहीं आ रहा है तो ये सही है। अगर 319 एडी नहीं आ रहा है, 320 एडी आ रहा है, परीक्षा में पूछ रहा है, तो 320 एडी सही है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जबकि 319 एडी और 320 एडी दोनों आ जाए तब कौन सा सही होगा? तब 319 एडी को सही मानिएगा, क्योंकि अधिकांश हमारे इतिहासकार हैं वो 319 एडी को ही मानते हैं। केवल 320 एडी आरसी मजूमदार जी मानते हैं, और चूंकि आरसी मजूमदार जी एक भारत के महान हिस्टोरियन रहे हैं, इसलिए उनकी बात को भी स्वीकार करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो दोनों की स्थिति में 319 होगा। चलिए
अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई, गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई? तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत होती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गुप्त वंश की स्थापना किसने करी थी। ठीक है, अच्छा, शुरुआत तो होती है चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, ठीक, लेकिन इसका प्रथम प्रयोग कहां मिलता है यह भी पूछा जाता है परीक्षा में, यह भी पूछा जाता है। तो इसका प्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में मिलता है। कहां मिलता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में मिलता है। ठीक, चलिए अब हम लोग वल्लभी संवत या गुप्त संवत से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग आएंगे हर्ष संवत में। हर्ष संवत पे, हर्ष संवत की जो शुरुआत मानी जाती है 606 एडी में मानी जाती है। 606 एडी किस लिए महत्वपूर्ण है? 606 एडी महत्वपूर्ण है हर्षवर्धन के राज्यारोहण के संदर्भ में। ठीक है, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हर्षवर्धन के राज्यारोहण का जो समय है, जो काल है, उसी समय से हर्ष संवत की शुरुआत होती है। और वह काल कौन सा है? वह काल है 606 एडी। अब हम अगले पे आते हैं हिजरी संवत। हिजरी संवत भी महत्वपूर्ण है। 622 एडी में, 622 एडी में या 622 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है, जबकि मुहम्मद साहब मक्का से मदीना की ओर हिजरत करते हैं, मक्का से मदीना की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, तभी उनके इस प्रस्थान के उपलक्ष्य में, इनके इस प्रवास के उपलक्ष्य में हिजरी संवत की शुरुआत होती है और यह माना जाता है 622 ईस्वी से, 622 ईस्वी से। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कोल्लम संवत। परीक्षा में यह भी बहुतायत पूछा जाता है। कोल्लम संवत की जो शुरुआत होती है वह 825 एडी में होती है और यह केरल तट पे, केरल में जो मालाबार तट भी कहते हैं, तो यह केरल या मालाबार में, अगर यहाँ पे कभी कभी केरल भी आता रहता है तो इसे आप परेशान मत होइएगा, केरल या मालाबार में जो हमारे आदिगुरु शंकराचार्य हैं, ठीक है, आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा जो सुधार आंदोलन प्रारंभ किया गया था, उसके उपलक्ष्य में कोल्लम संवत की शुरुआत होती है 825 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं चालुक्य विक्रम संवत। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, विक्रम संवत, कृत संवत या मालव संवत अलग चीज है, एक ही है। ठीक, चालुक्य विक्रम संवत अलग है, आनंद विक्रम संवत अलग है। हमें बिल्कुल ध्यान देना, शक संवत अलग है, शक संवत अलग है और राज शक संवत अलग है। थोड़ा आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा, उसमें कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रह जाएगी। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं चालुक्य विक्रम संवत पे। 1076 एडी में इसकी शुरुआत होती है। कब? 1076 एडी में इसकी शुरुआत होती है और कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य 6th के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में इसको चलाया जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए, ये भी विक्रमादित्य ने ही चलाया था, लेकिन ये कल्याणी के विक्रमादित्य ने चलाया था, कल्याणी के विक्रमादित्य ने चलाया था। ठीक है, कल्याणी के विक्रमादित्य ने चलाया था, विक्रमादित्य 6th ने चलाया था। और वो किसने चलाया था? वो इसके पहले वाला विक्रम संवत जो कि 57 में चला था, BC में चला था, ये किसने चला था? ये चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में हुआ था। ठीक, कंफर्म है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आनंद विक्रम संवत। आगे है आनंद विक्रम संवत 1192 ईस्वी। ठीक, इस आनंद विक्रम संवत का जो उल्लेख मिलता है वह चंद्रबरदाई की रचना में आनंद विक्रम संवत का उल्लेख मिलता है और यहाँ पे ये बताया गया है कि आनंद विक्रम संवत की शुरुआत 1092 एडी में या 1092 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। इलाही संवत 1584 ईस्वी में अकबर ने इसे शुरू किया था, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि परीक्षा में प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि इसे किस शासक ने बंद किया इलाही संवत को? तो औरंगजेब ने बंद किया 1698 में, 1658 में औरंगजेब ने इलाही संवत को समाप्त कर दिया था। अगला है राजशक संवत। राजशक संवत 1673 में इसकी शुरुआत होती है। किसके द्वारा? जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, ये शिवाजी की राज्यारोहण के उपलक्ष्य में
राजशक संवत की शुरुआत होती है 673 या कभी 1673 में, कभी कभी 1674 भी आ जाता है। ठीक है, तो दोनों तिथियां ध्यान रखेंगे हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, एनसीईआरटी के थ्रू हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो अब एनसीईआरटी में पुरास्थल के बारे में भी बात किया हुआ है। पुरास्थल क्या होते हैं? पुरास्थल ऐसे स्थल होते हैं जहां पर कि कुछ पुराने बर्तनों, पुराने औजारों, पुराने इमारतों, पुरानी मुहरों या पुरानी वस्तुओं के, संक्षेप में कहें एक आसान जो है कि परिभाषा में, तो पुरानी वस्तुओं के जहां पे अवशेष प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग पुरास्थल कहते हैं। अगर हम लोग पुरास्थल की उपस्थिति की बात करें तो पुरास्थल जमीन के ऊपर भी मिलते हैं और जमीन के नीचे भी इनकी उपस्थिति हो सकती है। ठीक, पुरास्थलों की। और एक और चीज, यह समुद्र या नदी तल में भी हो सकता है। समुद्र या नदी तल में, जैसे अभी ये द्वारिका, अभी द्वारिका को आपने देखा होगा कि वो समुद्र में समा गया था और वहां पे खोज करी गई है, तो उसका ये बताया जा रहा है कि ये जो स्थल है ये द्वारिका है। ठीक, तो इसी तरीके से ये जमीन के ऊपर भी हो सकते हैं और जमीन के नीचे भी पुरास्थल पाए जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टीला किसे कहते हैं। आप लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन जब पढ़ते होंगे तो वहां पे पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला की बात करी जाती है। तो आखिर ये टीला है क्या? आखिर ये टीला है क्या? इसको परिभाषित कैसे किया जाता है? तो एक ही स्थल पर, एक ही स्थान पर या एक ही स्थल पर नियमित रहन सहन के परिणाम स्वरूप भूमि का उपयोग, पुनर्उपयोग जो होता रहता है, मतलब एक ही स्थान पर कई बार अगर रहा जाए, तो जैसे कि मान लीजिए कि आपके दादाजी रहे तो उन्होंने वहां पे कोई मकान बनाया किसी स्थान पे, वो मकान हम लोग के दादाजी वगैरह के समय में या उनके पिता, दादाजी के पिताजी के समय में मकान कच्चे होते थे। तो फिर उसके बाद हमारे दादाजी आए, मकान पक्के बने, लेकिन मकान उतने अच्छे या सुंदर नहीं बन पाए। तो पिताजी आए, पिताजी ने फिर जो है कि कुछ हिस्से, उस मकान के कुछ हिस्से को, गैर जरूरी हिस्से को तुड़वाया और वहाँ पे जो है दूसरा प्रारूप बनाया मकान का। तो इसी तरीके से एक ही स्थान पर कई बार जो है निर्माण कार्य होता रहा। तो बाद में कभी बाद में जब आप कहीं बाहर चले गए, लेकिन वो मकान वहाँ पे कोई वहाँ पे रह नहीं रहा है, मरम्मत नहीं हो पाई, वो गिर गए, या वहाँ पे केवल उसका आवासीय मलबा बनता है, ठीक, बचता है। तो ऐसे स्थलों को हम क्या कहेंगे? टीला कहेंगे, जहाँ पे कि एक ही स्थल पर कई बार, कई पीढ़ियों के द्वारा वहाँ पे रहन सहन हुआ। एक बार उपयोग हुआ, दो बार उपयोग हुआ, 3 बार उपयोग हुआ, ठीक है, फिर उपयोग में नहीं आ रहा है, वो केवल मलबा बच गया। तो ऐसे स्थलों को हम टीला कहते हैं। ठीक, और जब हम टीलों का उत्खनन करते हैं, तो जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनकी उनमें भिन्नता होती है, उनकी प्रकृति में भिन्नता होती है। उसी आधार पे हम लोग भिन्न भिन्न चरणों का निर्धारण करते हैं या भिन्न भिन्न जो है कि आप ये कह सकते हैं स्तरों का निर्धारण करते हैं। आप जब पुस्तक पढ़ते होंगे तो पढ़ते होंगे उसमें कि बनावली के तृतीय चरण से बनावली के चतुर्थ चरण से, तो इसका मतलब क्या है? वो तीसरी बार बनावली में वहां पे मलबे प्राप्त हुए, तीसरी बसावट प्राप्त हुई है। अगर बनावली चतुर्थ लिखा हुआ है तो बनावली में इसके पहले 3 मलबे प्राप्त हो चुके हैं और ये चतुर्थ मलबा है। ठीक, तो इस तरीके से जो है कि स्तरों का भी निर्धारण करते हैं। अब ये स्तर क्या है? अगर हम इतिहास में स्तर का अध्ययन करते हैं तो इसे हम स्तर क्रम विज्ञान कहते हैं। इतिहास में किसी भी टीले के उत्खनन के पश्चात उसके हम स्तरों का अध्ययन करते हैं तो उसे स्तर क्रम विज्ञान कहते हैं। जो सबसे ऊपरी स्तर होता है वो नवीनतम होता है और सबसे जो निचला स्तर होता है वो प्राचीनतम होता है। अब देखिए ये बात हम लोग कैसे समझ सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई जमीन है, ठीक, और यहाँ पे कोई मलबे का ढेर है। आप यहाँ पे आते हैं और आप कहते हैं कि हमको इसका क्या करना है? उत्खनन करना है। ठीक, उत्खनन करना है। तो आप मान लीजिए यहाँ से उत्खनन कार्य शुरू करते हैं, आप यहाँ से उत्खनन कार्य शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हिस्सा आएगा, आप बताइए, यहाँ पे जो हिस्सा आएगा वह निश्चित तौर पर वह निचले वाले हिस्सों की अपेक्षा जो है कि ज़्यादा नया रहेगा, क्योंकि
यहाँ पे पहले लोग रहे होंगे, फिर उसके बाद दूसरी पीढ़ी रहेगी, तीसरी पीढ़ी होगी, चौथी पीढ़ी होगी, ये आपकी पीढ़ी है। तो यहाँ पे आपसे संबंधित चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो ये सबसे नया होगा, ये सबसे नया होगा। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी नवीनता का क्रम घटता जाएगा, वो प्राचीन होता जाएगा। और जो सबसे निचला, किसी टीले पे जो सबसे निचला स्तर मिलता है वो सबसे प्राचीन स्तर कहा जाता है, ठीक है। यही हम लोग, या सबसे प्राचीन होता है, यही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे ऊपरी स्तर जो होता है वो सबसे नया होता है और सबसे निचला स्तर जो होता है वो सबसे प्राचीन होता है। अब इनकी उपयोगिता क्या है आखिर? जैसे कि कल हम लोगों ने बात किया हुआ था कि ये हर सब्जेक्ट में एक डाइकोटोमी चलती है कि हमारा सब्जेक्ट विज्ञान है, ठीक। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं तो मैं ये कहूंगा इतिहास क्या है, एक विज्ञान है। इतिहास क्या है, एक विज्ञान है और सभी विषय इतिहास से ही निकले हुए हैं। ज्योग्राफी का कोई स्टूडेंट रहेगा, ज्योग्राफी के कोई शिक्षक रहेंगे तो वो कहेंगे नहीं हमारा जो है ज्योग्राफी विज्ञान है, और बाकी सब्जेक्ट का जो उद्भव हुआ है वो ज्योग्राफी से हुआ है। पॉलिटी वाले पॉलिटी के हक में बात करेंगे, ठीक है। तो आखिर जब ये टीला मिला तो इसकी उपयोगिता क्या है, ठीक है। तो यहां से हम लोग इसको कोरिलेट करेंगे कि जो यहां से पूरा वस्तु मिलती है, पूरा वस्तु मिलती है मतलब जो पुरानी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, तो उनको किसी काल विशेष के खंड से संबंधित करके किसी भी पुरा स्थल के सांस्कृतिक क्रम विज्ञान का पता लगाया जा सकता है, सांस्कृतिक क्रम विन्यास का पता लगाया जा सकता है। और ये कैसे होता है? जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जो भी पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं वहां से जो भी पुरा वस्तुएं मिलती हैं, ठीक है, पुरा वस्तुएं मिलती हैं, उनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है, उनका काल निर्धारण किया जाता है और वैज्ञानिक तरीके से उनसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उनसे जानकारी प्राप्त किया जाता है। और मतलब वर्तमान से लेकर जब हम अतीत की ओर यात्रा करते हैं तो जिस समय तक हमें वैज्ञानिक रूप से हमारे अतीत की जानकारी मिलती रहती है, वह हिस्सा, इतिहास का वह हिस्सा विज्ञान के अंतर्गत आता है। और जहां पे थोड़ा बहुत असमंजस की संभावना होती है और हम अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा, तार्किक कल्पना शक्ति के द्वारा एक हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, तो उसे हम साहित्य के अंतर्गत रख लेते हैं, ठीक है, जब तक कि वह किसी वैज्ञानिक विधि द्वारा सिद्ध न कर दिया जाए। चलिए आगे चलते हैं। तो इसकी उपयोगिता हमें समझ में आ गई कि ये जो पूरा वस्तुएं मिलती हैं उससे किसी भी स्थल की स्थल के बारे में हम लोग उसके सांस्कृतिक क्रम विन्यास के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो जब अब कोई स्थल मिला, कोई आपको मान लीजिए ये आपको मिला, यहां पे देखते हैं, आप यहां पे हैं, यहां पे आपको कोई पूरा स्थल मिला, ठीक। तो अब उसकी खुदाई कैसे करी जाए, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि उसके उत्खनन की प्रविधि क्या हो। तो दो प्रविधियां अपनाई जाती है, क्षैतिज प्रविधि और ऊर्ध्वाधर प्रविधि। क्षैतिज प्रविधि मतलब आप ये समझिए कि ये पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र है, तो इस पूरे क्षेत्र में एक साथ खुदाई कार्य, क्षैतिज प्रविधि। ऊर्ध्वाधर प्रविधि मतलब एक हिस्से में, इसके एक हिस्से में, आप ये समझिए कैसे, इसके एक हिस्से में ऊपर से नीचे की ओर खुदाई, ये ऊर्ध्वाधर प्रविधि होगी, ठीक। अब हम इसको देख लेते हैं। तो इसमें जब क्षैतिज खुदाई करते हैं, आप ये देखिए जब पूरे ऐसे खुदाई करेंगे तो आपको क्या नहीं मिल पाएगा, स्तर विन्यास आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि स्तर विन्यास के लिए आपको जो है ऊर्ध्वाधर खुदाई करनी पड़ेगी, नवीन से प्राचीन की ओर जाना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कितने स्तर मिले हुए हैं। लेकिन जब क्षैतिज करते हैं आप जो है कि पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर खुदाई करते हैं, आप ऊपर नीचे नहीं खुदाई करते हैं, तो इसमें क्षैतिज क्रम या स्तर विन्यास का उल्लंघन होता है, हमें इस तरह के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होती है उसे हम समाप्त कर देते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि हम इतनी खुदाई करेंगे, यहाँ से जो वस्तुएं हमें मिली हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे, नीचे की वस्तुओं को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे कि यहाँ पे क्या मिली, हमें कोई संभावना नहीं दिखती है, ठीक। तो इस तरीके से जो क्षैतिज खुदाई भारत में शुरुआत करी थी, जो ASI के डायरेक्टर जनरल रहे जॉन मार्शल जी ने, ठीक है, इन्होंने क्षैतिज खुदाई प्रारंभ करी थी। क्षैतिज खुदाई की शुरुआत भारत में इन्होंने ही करी थी। और ध्यान रखना है कि ये भारत के प्रथम पेशेवर पुरातत्वविद थे। कौन? जॉन मार्शल भारत के पेशेवर पुरातत्वविद थे, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये महानिदेशक भी रहे हैं। अब देखिए, अब ऊर्ध्वाधर खुदाई की बात आती है। इसमें क्या होता है, आप किसी भी क्षेत्र का, ये आपका कोई क्षेत्र है,
अब हमें यहाँ पे कोई टीला मिला है, अब हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है, कितने स्तर क्रम विन्यास थे, कितनी प्राचीनता है इस स्तर की, इस स्थल की। तो हम ऊपर से नीचे की ओर खुदाई करेंगे, एक सीमित क्षेत्र लेकर ऊपर से नीचे की ओर खुदाई करेंगे। तो इसमें हमें कई प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होंगी। उन वस्तुओं का हम लोग कार्बन, रेडियो कार्बन विधि से जब हम लोग उसका तिथि क्रम निर्धारित करेंगे, तो मान लीजिए कोई किसी स्थल को आप मान लीजिए कहीं भी, आप जहां पर बैठे हुए हैं, आपके जगह, आपके क्षेत्र, आपके गांव पे मान लीजिए वहां पे खुदाई होती है, तो कोई एक वस्तु नीचे मिलती है, उसका अगर काल निर्धारण किया जाता है तो मान लीजिए उसका काल निर्धारण आता है 1000 AD, ठीक। फिर उसके नीचे जाते हैं, वहां पे काल निर्धारण किया जाता है तो वहां पे आता है 500 AD। फिर उसके नीचे जाते हैं तो 500 BC, उसके नीचे जाते हैं तो 1000 BC। तो इसका मतलब जैसे जैसे वस्तुएं मिलती जाती हैं उनका काल निर्धारण किया जाता है, जैसे जैसे वस्तुओं की प्राचीनता सिद्ध होती जाती है, हम यह मान लेते हैं कि यहाँ पे इतनी पीढ़ी के लोग रहते हैं। वैज्ञानिक तौर पे ये मानते हैं क्योंकि वहाँ पे इतनी पुरानी वस्तुएं प्राप्त हुई, इसका मतलब वहाँ पे लोग रहते रहे होंगे। तो इससे क्या पता चलता है, हमें एक सांस्कृतिक क्रम का पता चलता है। जब ये पता चलता है तो हम उनके वस्तुओं का अध्ययन करते हैं और उससे जो अन्य महत्वपूर्ण चीजें, जानकारी प्राप्त होती है, उसके बारे में हम नोट करते हैं और वही हम बाद में हमारी अगली पीढ़ियां इतिहास के रूप में पढ़ते हैं, ठीक। चलिए, अगर ऊर्ध्वाधर जो है उत्खनन प्रविधि की बात करें खासियत की, तो इसमें संपूर्ण सांस्कृतिक क्रम का पता चलता है। क्या? संपूर्ण सांस्कृतिक क्रम का पता चलता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें ऊर्ध्वाधर खुदाई करते हैं और सारी कुछ एक साथ लेके चलते हैं। R.E.M. व्हीलर जो कि ASI के डायरेक्टर जनरल रहे हैं और ये ब्रिटिश सेना के एक्स ब्रिगेडियर भी थे। इन्होंने सबसे पहली बार भारत में इन्होंने 1940 के दशक में सबसे पहली बार ऊर्ध्वाधर खुदाई की शुरुआत करी थी। इन्होंने ही सबसे पहली बार ऊर्ध्वाधर खुदाई की शुरुआत करी थी, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। अब अभिलेख क्या होता है? आपके NCERT में अभिलेख के बारे में बात करी गई है। अभिलेख क्या होते हैं? तो किसी भी कठोर सतह पर उत्कीर्ण जो लेख होते हैं उन्हें हम अभिलेख कहते हैं। अब किसी भी कठोर, यहाँ पे ध्यान दें, किसी भी कठोर सतह की बात की जाए, अगर वह ताम्र पर उत्कीर्ण है तो उसे ताम्रपत्र लेख कहते हैं। अगर वह पाषाण पर उत्कीर्ण है तो उसे हम पाषाण लेख कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से इन्हें विभाजित करते हैं। जहां पे वह उत्कीर्ण है किसी कठोर सतह पे, उसके आधार पे हम ये कह देते हैं कि ये फलालेख है। और ये क्या है? स्थायी प्रमाण के उदाहरण हैं। कई बार जो है कि बहुत सारी पुरा वस्तुएं समाप्त हो जाती है, समय के साथ क्षयित हो जाती हैं, लेकिन जो ये अभिलेख रहते हैं ये बहुत लंबे समय तक सही रहते हैं अगर इनके साथ कोई छेड़खानी न करी जाए। तो ये अस्थायी प्रमाण के उदाहरण होते हैं अभिलेख। इस पे जो काल निर्धारण होता है वह सामान्य तौर पे तिथि द्वारा होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे अभिलेख हैं जिनपे कि तिथि का उत्कीर्ण नहीं किया गया है। तो जब तिथि का उत्कीर्ण नहीं किया गया है तो अभिलेख कैसे, उनका जो है कि पता कैसे चलेगा या काल निर्धारण कैसे चलेगा? तो जरूरी ये नहीं है कि जैसे कि एक कहीं अभिलेख पे अगर तिथि उत्कीर्ण नहीं किया गया है तो जो अभिलेख पर जो चीजें लिखी गई हैं लेखन शैली के आधार पे या पूरा लिपि के आधार पे हम लोग उसके काल निर्धारण करते हैं। कैसे करते हैं? मान लीजिए अभिलेख पे तिथि नहीं दिया गया है, लेकिन अगर उसको मिलाया गया, उसकी जो लेखन शैली को देखा गया, तो वो लेखन शैली किसी शासक विशेष के समय में लिखी गई रचनाओं पे उस तरीके की लेखन शैली मिलती है, ठीक है। तो इस आधार पर इसका निर्धारण कर लिया जाता है कि ये अभिलेख फला जो है कि समय का है। चलिए, अगर हम प्राचीनतम अभिलेख की बात करें, देखिए कौन से अभिलेख किस शासक के हैं आप सभी लोग जानते हैं, पुस्तकों में मिल जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे NCERT के वो चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो वो भी हम कवर कर लेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे अभिलेख क्या कहते हैं और अभिलेख से जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आती हैं, ठीक है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम प्राचीनतम अभिलेख की बात करें तो ये प्राकृत भाषा में मिलती है। प्राचीनतम अभिलेख भारत में प्राकृत भाषा में मिलती है। और प्राकृत भाषा कैसी भाषा थी? प्राकृत भाषा जन सामान्य की भाषा थी। कैसी भाषा थी? जन सामान्य की भाषा थी, ठीक। इन अभिलेखों की क्या है, कुछ सीमाएं भी हैं। जरूरी नहीं है कि इन अभिलेखों से सारी चीज, इन अभिलेखों से जो है सारी जानकारियां हमें मिल जाए।
इन अभिलेखों की कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे क्या इन पे रोजमर्रा के जीवन से संबंधित चीज़ों का उल्लेख नहीं किया गया है। पहली बात जानिए, रोजमर्रा के जीवन से संबंधित बातों का उल्लेख अभिलेखों पे नहीं मिलता है। केवल जो है कि जो विशेष अवसर कुछ होते हैं उनका अभिलेख मिलता है, उनका उल्लेख मिलता है इन अभिलेखों पे। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित चीजें नहीं मिलती हैं अभिलेखों पे, केवल विशेष अवसरों से ये संबंधित होते हैं। ये अभिलेखों की सीमाएं हैं। ठीक, तो चलिए आज यहीं पे ये सेशन समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग कल अगले नए टॉपिक के आगे हम लोग लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।